भाजपा प्रदेश कार्यालय में विभिन्न दलों के नेताओं ने ली बीजेपी की सदस्यता। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा को दी बड़ी सौगात, 319.30 लाख की परियोजना को मंजूरी। ICGS 2.0 रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस को मिला देश भर में पहला स्थान। काठगोदाम पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 82 लाख रुपए की स्मैक बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में बुधवार देर शाम अंकिता भंडारी के माता पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर धामी से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अंकिता के परिजनों की बात को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना और उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि अंकिता को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने परिवार की मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार उनके सुझावों पर जल्द निर्णय लेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनका उद्देश्य न केवल न्याय सुनिश्चित करना है बल्कि पीड़ित परिवार को हर संभव मानसिक और सामाजिक समर्थन देना भी है। देखिए, जिस प्रकार से पहले ऑडियो आया था, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने बिल्कुल भी जिम्मेदारी का कोई भी जो है मैं कहूँ कि एक जिम्मेदार जिस प्रकार से राजनीतिक दल होने चाहिए, जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए, जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। और एक ऑडियो आने के बाद जिस प्रकार से पूरा राज्य के अंदर एक अस्थिरता की स्थिति, लोगों में बवाल करना, लोगों में जो है आगजनी करना और तमाम प्रकार से लोगों को भड़काना, भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा करना जिन लोगों ने की है, जनता उनको देख रही है कि भाई उन्होंने आखिर ऐसा किया है। अब जो अंतिम ये वीडियो अब आया है, जो ऑडियो आया है, अब उस वीडियो के बारे में भी उनको कहना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों से। और अंकिता की जो आत्मा को उन्होंने अपनी राजनीति के लिए उपयोग करने का काम किया। सर क्या माने? देहरादून के भाजपा प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान की जोरदार शुरुआत हुई। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में विभिन्न दलों के कई दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को फिर खोल दिया है। पिछले दिनों से हम पे बहुत दबाव था, पार्टी में आने के लिए बहुत लोग उत्सुक थे, लेकिन क्योंकि अनुमति के बाद इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अनुमति मिली है। और मैं आपको बताते हुए खुशी है कि आज हमारे दल से पौड़ी जिले के 3 प्रमुख, पौड़ी के खास पौड़ी जो ब्लॉक है उसकी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती स्मिता नेगी जी ब्लॉक प्रमुख, श्रीमती अर्चना तोपवाल जी जो हमारी ज्येष्ठ प्रमुख है वहाँ की, और नीरज असवाल जो कनिष्ठ प्रमुख है, तीनों ने और उनके साथ 6 BTC में उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ली है। हमारे महानगर के जो देहरादून महानगर है उनके 2 सभासद है, एक पूनम कुंडील जी और देवकी नौटियाल जी, इन्होंने सदस्यता ली है। बड़ी संख्या में अभी ऋषिकेश जनपद के, हमारा संगठन जनपद है ऋषिकेश, उसके भी सभासद आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद उनका ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है और रुड़की से भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कार्यकर्ता जो दूसरे दलों के वो पार्टी के अंदर सदस्यता ले रहे हैं। और आज से क्रम प्रारंभ हुआ है, जिला स्तर पर इसके कार्यक्रम चलेंगे और विधानसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लगने तक लगातार पार्टी की सदस्यता अभियान जारी रहेगा, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र को एक बड़ी विकास परियोजना की सौगात दी है। मंत्री जोशी ने 319.30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अनारवाला मालसी मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र मां भद्रकाली के प्रांगण अनारवाला मालसी मार्ग के शिलान्यास के शुभ अवसर पर भद्रकाली के चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्हीं के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से ये आपका भाई
लगातार, हालांकि मैं 4 बार एमएलए हूं, लेकिन इस क्षेत्र से तीसरी बार हूं। पहले मैं राजपुर से था। आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और बहुत लंबे समय से इसकी मांग थी। जब एनक्रोचमेंट ड्राइव चला था, यहां पे भी निशानदेही हुई थी। तो अक्सर मैं जब यहां से निकलता हूं, मैं देखता हूं कि लोग बाईपास के रूप में इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर यहां पर जाम लग जाता है और स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी यहां पर होती है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, अक्टूबर में इसका जियो हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उसको उस टाइम शुरू नहीं कर पाए। लेकिन शायद इसकी शुरुआत आज होनी थी। देखिए, जो प्रभु का लिखा हुआ अटल है, जो चीज जिस क्षण में होनी है तभी होगी। और इसको बनने के बाद जहां इस क्षेत्र वासियों को उसका लाभ मिलेगा, वहीं आने वाले टूरिस्ट को भी उसका लाभ मिलेगा। आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सप्लाई तब तक आ गई है, सप्लाई तक गई आवाज नहीं। थोड़ी ताड़ा करा दो, थोड़ी सी। अपने क्षेत्र की जनता की धन्यवाद। उत्तराखंड पुलिस ने देश भर में देवभूमि का मान बढ़ाया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने डिजिटल पुलिसिंग और न्याय प्रणाली में प्रथम स्थान हासिल किया है। 93.46 अंकों के साथ उत्तराखंड ने हरियाणा और असम जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। नैनीताल पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। काठगोदाम पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 250 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 82 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। ये हमारी राज्य सरकार और डीजी साहब और आईजी मैडम की तरफ से लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश हमें प्राप्त होते रहते हैं। उसी क्रम में एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है, जहां पे थाना काठगोदाम के अंतर्गत हम लोगों ने एक नशे की बड़ी खेप 275 ग्राम्स स्मैक हम लोगों ने बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 82 लाख रुपए है। और उसमें हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, और अभियुक्त को गिरफ्तार करने के दौरान कुछ जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर हम लोग इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। और ये अभियुक्त जो है, इसका आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी ये नशे के कारोबार में एक बार जेल जा चुका है पिथौरागढ़ जनपद से। और हम लोग बाकी इसमें एविडेंसेस इसमें कलेक्ट कर रहे हैं। और ये पूरी टीम जो है थाना काठगोदाम की पुलिस टीम थी, और इस टीम को एसएसपी सर ने प्रोत्साहन के लिए इनको 2,500 रुपये के नगद इनाम की भी घोषणा की है, और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और दूसरी जो सफलता है वो थाना बनफूलपुरा क्षेत्र अंतर्गत हम लोगों को मिली है, जिसमें थाना बनफूलपुरा की टीम ने एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक है, मुखानी थाने का रहने वाला है, उससे नशीले इंजेक्शन हम लोगों ने बरामद किए हैं। और ये नशीले इंजेक्शन भी लोकली प्रोक्योर किए गए थे, और यहीं पे सेल करने के लिए उसको एक अन्य स्थान पर वो ले जा रहा था। उससे भी हमें कुछ जानकारियाँ मिली हैं, जिसके बेस पे हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इन दोनों जो सफलता है, इससे निश्चित रूप से जो नशे का प्रचलन है इसमें गिरावट आएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये अभियान आगे भी हम लोग इसको जारी रखेंगे और सफलता हमें मिलेगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने एक सराहनीय कदम उठाया है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने नगर पालिका सभागार में सफाई कर्मचारियों और स्थानीय स्टाफ को गर्म कंबल वितरित किए। पालिका हर 4 साल में, जैसे मुझे जानकारी मिली है कि पिछले जो नियम है उसके तहत यहाँ पे कर्मचारियों को कंबल वितरित किए जाते हैं, 4th क्लास कर्मचारियों को, क्योंकि सर्दी का मौसम है और मसूरी में सर्दी का प्रकोप बढ़ ही रहा है। और ऐसे स्थिति में हमारे जो कर्मचारी है वो सर्दी में इधर पूरे सड़कों में काम करते हैं, गली मसूरी की हर गली में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा एक इनिशिएटिव था पालिका की तरफ से, जो आज कंबल के रूप में वितरित किया गया है कर्मचारियों को। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे दिखी कि यहाँ पे सिर्फ जो हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं उन्हीं को ये कंबल वितरित किए जाते थे, लेकिन जो हमारे संविदा के कर्मचारी हैं पालिका के, उनको ये कंबल वितरित नहीं किए जाते हैं।
तो मैं अपने सभासदों के सामने भी ये बात रखूंगी और आगे के बोर्ड में ये हम प्रस्ताव लेके आएंगे कि जो हमारे संविदा के जो कर्मचारी है उनके लिए भी कंबलों की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे हमारे परमानेंट कर्मचारियों के लिए है। तो अगली बोर्ड में ये ज़रूर ये मुद्दा रखूंगी ताकि सभी कर्मचारियों को ये कंबल वितरण का जो कार्यक्रम है इसमें सभी लोग शामिल हो सकें। देखिए, हर वर्ष की तरह इस साल भी हर चौराहे पे हम लोग अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन मेरी सभी लोगों से अपील है कि जहाँ पे लकड़ी डाली जाती है वहाँ पे वो अलाव जलाएं, क्योंकि कई बार देखा जा रहा है कि जब लकड़ी अलाव के लिए डाली जाती है तो लकड़ी वहाँ पे थोड़ी देर बाद देखने को मिलता है कि वहाँ पे लकड़ी हमको मिलती ही नहीं है और ले दे के फिर पालिका के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि पालिका लकड़ी वितरित नहीं कर रही है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जहाँ चौक पे लोग खड़े होते हैं, टूरिस्ट हैं, हमारे लोकल लोग हैं, दुकानदार हैं, ऐसे कई लोग हैं जो छोटे छोटे चौकों पे खड़े होकर के अपना काम करते हैं। मेरा सब लोगों से यही निवेदन है कि जहाँ पे चौकों पे पालिका लकड़ी डाल रही है अलाव के लिए उसका आप उपयोग करें, दुरुपयोग न करें, और जहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है मेरा उनसे निवेदन है कि वो पालिका से संपर्क करके वहाँ पे भी हम। हरिद्वार में मिलावट मुक्त अभियान को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में है। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल वैन के जरिए अब स्कूल, कॉलेज और सोसाइटी में जाकर खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच की जा रही है। आयुक्त महोदय, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन, अपर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जनपद में जो भी स्कूल है, कॉलेज है, सोसाइटी है, उस पर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हम FSW के माध्यम से। FSW मतलब हमारी जो मोबाइल वैन है, टेस्टिंग वैन है, इसमें सारी हमारी टेस्टिंग के जो पैरामीटर्स लगभग होते हैं तो प्राइमरी टेस्ट के लिए इस पर टेस्टिंग होती है फूड सप्लीमेंट, फूड आर्टिकल्स की। उसी परिप्रेक्ष्य से हम लोग आज यहाँ पे जस्ट कंट्री में जो हम सोसाइटी है उसका हमने अपनी वैन को यहाँ पे उपायुक्त महोदय हमारे जो फूड सेफ्टी के जो वैन के इंचार्ज हमारे फूड सेफ्टी ऑन व्हील के, तो वो भी उनके द्वारा यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए वैन को यहाँ लगाया गया है। और काफी लोगों को हमने यहाँ पे जो घर में जो खाद्य सामग्री जो यूज करते हैं उसके टेस्ट भी हम करा रहे हैं, उसके पैरामीटर देख रहे हैं। कहीं उससे अगर कोई ऐसी मिलावट पाई जाती है किसी तरह की, जो सोर्स है उसका जहाँ से भी उन्होंने वो खरीदा होगा उसका हम पता करेंगे, फिर उसको हम लीगल कार्रवाई करेंगे अगर कोई ऐसी उससे अनियमितता पाई जाती है। लगभग जब पता चला कि अभी हम 15 से 16 सैंपल हमारे पास अभी आए हैं जांच के लिए। घरों से लोगों ने अपने किचन से जो यूज करते हैं खाद्य सामग्री उसको लाए हैं। अब ये हमारा लगातार ये कार्यक्रम भी चलता रहेगा, लेकिन हमारे 5 दिन तक चलेगा। ये आज से लेकर हमारा 10 तारीख तक का हमारी वैन हमारे पूरे जनपद में रहेगी, जिसमें स्कूलों को भी हम कवर करेंगे, अवेयरनेस मार्केटिंग भी करेंगे। आंगनबाड़ी का तो मेन उद्देश्य हमारा छात्र स्कूल में हमारे जो बोर्डिंग स्कूल है जिसमें हमारा भोजन तैयार किया जाता है, जो हॉस्टल में छात्र रहते हैं उन पर जो किचन में क्या क्या सामग्री खाद्य सामग्री जो बना रहे हैं कहाँ से ला रहे हैं उसका मेन अवेयरनेस का प्रोग्राम हो रहा है। वहाँ पे जांच का भी और छात्रों को भी अवेयर करना है कि फूड सेफ्टी में आप क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए आपको। उसके परिप्रेक्ष्य हम लोग रुड़की में भी हम IIT रुड़की में भी करेंगे और अन्य जो हमारे कॉलेज करेंगे और सोसाइटी भी जो होगी आवाज सोसाइटी होगी उसको भी हम टेस्टिंग का कार्य करेंगे और अवेयरनेस के साथ लोगों से हमारी ये अपील है कि जो भी आप खाद्य सामग्री आप यूज करते हैं उसको सबसे पहले तो आप उसका पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट और जो दुकानदार जहां से आप ला रहे हैं उसका लाइसेंस होना अनिवार्य है। लाइसेंस देख के FSI लाइसेंस जो होता है उसको देख के आप उस दुकानदार से आप खाद्य सामग्री खरीदे जो लाइसेंस शुदा हो। और पैकेट में विशेषकर ध्यान दें कि मैन्युफैक्चरिंग डेट उस पर और जो यूज बाई डेट है वो अनिवार्य रूप से देखना, बैच नंबर भी साथ में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस वार्ता पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। गोदियाल ने पूछा कि आखिर किसके आदेश पर आनन फानन में रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया था और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक पत्रकार साथी के प्रश्न के जवाब में जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी असहज हैं। और मुख्यमंत्री जी असहज इसलिए हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहले दिन से उनके द्वारा इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को मिटाए जाने का काम किया जा रहा है। इसलिए उनका जो प्रश्न देने का जो उत्तर देने का जो तरीका था वो बिल्कुल ही असहज था। मैंने कई बार लोक सेवकों के माध्यम से सरकार के स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होकर उन्हीं संबंधित लोक सेवकों को, जिसमें पुलिस के
डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या होते हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, मैंने उन्हें एक प्रश्नावली सौंपी थी जिसका उत्तर आज तक नहीं मिला। हमने ये कहा था कि सबसे पहली बात कि क्या एसआईटी ने इस बात की जांच की कि मुख्यमंत्री जी ने उस कमरे को तोड़ने के आदेश दिए थे, तो एसआईटी ने क्या उनसे पूछताछ की है? आज तक इसका जवाब नहीं मिला। और पूरे इस मर्डर मिस्ट्री की जो गुत्थी है वो उस कमरे के इर्द गिर्द घूमती है। जब तक उस कमरे को तोड़ने के ऑर्डर देने वाले के मंसूबे पता न चलें तब तक ये मर्डर मिस्ट्री सुलझ नहीं सकती। और चूँकि धामी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अगर वो इसको स्वीकार करते हैं कि हाँ उन्होंने इसके आदेश दिए थे और उस आदेश देने के पीछे मंशा उनकी कुछ और थी, कुछ अच्छी मंशा थी माना, तो वो उसको उजागर कर सकते हैं। तो ये इसी रूप में है। मेरा आज भी शक है कि सत्ता में बैठे हुए लोग जब तक सत्ता में हैं तब तक वो जांच को प्रभावित करते रहेंगे। इसकी तत्काल सीबीआई जांच हो और सत्ता में बैठे हुए लोगों को बेदखल किया जाए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। धन्यवाद।